अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपका खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान की फतह ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ना कोई गोली चली और ना ही खून खराबा हुआ और काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। 2 दहाइयों तक जिस फौज पर $2 खरब अमेरिका ने खर्च किए वो रेत की दीवार साबित हुई। मज़ामत के बजाय मफामत की जीत हुई। तालिबान अमन की बात कर रहे हैं और जंग के खात्मे का ऐलान कर चुके हैं। वो अफगानिस्तान जहां कई दहाइयों से जंग और खून खराबे की तारीकी छाई हुई थी, वहां अमन की किरणें फूट रही हैं। लेकिन क्या जो दावे तालिबान कर रहे हैं वो पूरे होंगे? अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर मेरे 15 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल क्या होगी? हुकूमती ढांचा कैसा होगा? सवाल नंबर 2, क्या अब तक तालिबान का रवैया इस बात का सबूत है कि उनमें तब्दीली आ चुकी है? सवाल नंबर 3, तालिबान लीडर्स ने आलमी बिरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश जाहिर की है। क्या तालिबान के जंगजू ग्रुप्स अपने रहनुमाओं की बात मानेंगे या खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है? सवाल नंबर 4, क्या अफगान तालिबान ने तदब्बुर से काम लेकर ज़हनी इर्तका की वो मनाजिल तय की हैं जो इक़्तिदार में उनकी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी कबूलियत से नवाज दे? सवाल नंबर 5, काबुल में इक़्तिदार की पुरअमन तब्दीली क्या खित्ते में तरक्की और खुशहाली की नई शुरुआत है या अभी ये सिर्फ ख्वाब ही है? सवाल नंबर 6, काबुल किसी खूरेजी के बगैर फतह हो गया। क्या अफगानिस्तान में अब किसी खाना जंगी का इम्कान नहीं है या आइंदा हालात संगीन हो सकते हैं? सवाल नंबर 7, इज़हार राय की आज़ादी, मजहबी अक़लियतों और ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाना, क्या तालिबान अफगान शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ दे पाएंगे? सवाल नंबर 8, पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है। क्या अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी से पाकिस्तान में इंतहा पसंद अनासिर एक बार फिर मुतहर्रिक हो सकते हैं? सवाल नंबर 9, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर वार करती रही है। क्या अफगान तालिबान ऐसी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी में मुलव्वस हों? सवाल नंबर 10, 90 की दहाई में तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान ने फौरी तस्लीम किया, जिस पर दुनिया भर से कड़ी तनकीद भी की गई। क्या इस बार पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करने में पहल करेगा या आलमी बिरादरी के फैसलों का इंतजार किया जाएगा? सवाल नंबर 11, काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ और अफरा तफरी से शहरी शदीद परेशान हैं। क्या तालिबान की तरफ से काबुल में फंसे पाकिस्तानी खानदानों के जानो माल और वापसी को यकीनी बनाया जाएगा? सवाल नंबर 12, अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से क्या सीपेक और बेल्ट एंड रोड जैसे बैनुल-अक़वामी मंसूबों को मुस्तक़बिल में कोई खतरा हो सकता है? सवाल नंबर 13, अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता जिस अंदाज से उल्टा है, क्या अशरफ गनी अफगान अवाम के हकीकी तर्जुमान नहीं थे और बैरूनी ताकतों के सहारे उनकी हुकूमत खड़ी थी? सवाल नंबर 14, क्या अफगानिस्तान में 2 दहाइयों तक खरबों डॉलर्स का माली और कीमती जानी नुकसान उठाने के बाद अमरीका इस नाकाम तजर्बे से कोई सबक सीखेगा? सवाल नंबर 15, अमरीकी फौज के इनखला के बाद क्या आइंदा अमरीका अफगानिस्तान के मामलात से बेदखल रहेगा या अफगानिस्तान में अभी भी अमरीका अपने मफादात की जंग लड़ता रहेगा? नाज़रीन, ये तमाम तर सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ काबुल से हम अपने एक सहाफ़ी से भी गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, वहाँ से मौजूद हैं बराह रास्त काबुल से, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद होंगे जो इस सारे मामले पर अपना तजिया देंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान भी हमें ज्वाइन करेंगे और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी अपना तजिया आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे ही मजीद बात करेंगे, तज्जिया हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, एक जो भी सूरत हाल काबुल के अंदर डेवलप हुई है उसके बाद यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी कुछ हद तक कन्फ्यूजन पाई जाती है। किस तरह देख रहे हैं आने वाले हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल किस तरह डेवलप होगी? थैंक यू। पहली बात यह है कि यस, यकीनन सूरत हाल बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है और बहुत तेजी से डेवलप हुई है। खुद मुल्ला ब्रदर अखुंज़ादे ने काबुल में बात करते हुए कहा है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी तक हम काबुल पहुंच जाएंगे। तो अगर तालिबान खुद सरप्राइज हुए हैं तो दुनिया का या पाकिस्तान का सरप्राइज होना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझता कि पॉलिसी डिवीजन में कोई कंफ्यूजन है। हम फोर्सी कर रहे थे कि ये होना है, अगरचे स्पीड जैसा पहले मैंने कहा कि ये जो तालिबान ब्लिट्स हुआ है इसमें
स्पीड ने सबको सरप्राइज किया है, लेकिन हमारी पॉलिसीज इन प्लेस हैं, हमें पता है आगे किस तरफ जाना है। तालिबान का इवेंचुअली टेक ओवर कर लेना नजर आ रहा था। अच्छा जनरल साहब, इससे पहले बैक इन द 90s जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान जो है वो उनको तस्लीम करने के हवाले से वन ऑफ द फ्यू अर्ली जो स्टेट्स थी उसमें से एक था, लेकिन इस मरतबा लग रहा है कि एहतियात बरती जा रही है। इस मरतबा इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट फिलहाल नहीं आई है। पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान एहतियात के साथ आगे चल रहा है। मेरे ख्याल में तमाम ममालिक एहतियात कर रहे हैं। पहली बात यह है कि इन्होंने जो हुकूमत अभी आई है, इन्होंने सफारती ताल्लुकात या सफारती पॉलिसी का अभी ऐलान नहीं किया है। ये बहुत जल्दी है कि हम तालिबान से एक्सपेक्ट करें कि वो कल अपना पॉलिसी बयान दे दें। उन्हें भी वक्त चाहिए, क्योंकि वो भी सरप्राइज हुए हैं और इतने बड़े मुल्क का कंट्रोल संभालना जिसमें तकरीबन 4.25 करोड़ आबादी है, उसके लिए वो भी तैयार नहीं थे। तो मेरे ख्याल में इन ऑल फेयरनेस उन्हें 3 से 4 माह का वक्त देना चाहिए ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज करें, अदारों को समझें, अपने अदारों को सरबराह मुकर्रर करें। उस वक्त तक जो अच्छी बात है, चीन का सफारत खाना काम कर रहा है, रूस का कर रहा है, हमारा सफारत खाना अफगानिस्तान में है और वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो किसी से उन्होंने सफारती ताल्लुकात मुनक़ते नहीं किए हैं, कोई नई पॉलिसी नहीं दी है। तो इस तरीके से अगर 2 से 3 माह का वक्त लग जाए तो मेरे ख्याल में इसको कोई हर्ज नहीं है और दुनिया को भी तालिबान को इतना वक्त देना चाहिए। आप ये भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अब अपने आप को भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है, थोड़ा सा रिफॉर्म बल्कि किया है, मैं ये लफ्ज अगर इस्तेमाल करूं तो। बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा किया है। उन्होंने भी 20 बरस में बहुत सबक सीखा है। उस वक्त जब मुल्ला उमर ने टेक ओवर किया था तो आपको याद होगा कि 50 लाख रेफ्यूजीज तो सिर्फ पाकिस्तान में आए थे। जो ईरान में गए और वेस्टर्न वर्ल्ड में गए उनकी तादाद इसके अलावा थी। अब इस वक्त अमेरिका खुद तकरीबन 10,000 आदमियों को इवैक्यूएट करके ले जाना चाहता है। वो खौफजदा भी हैं और एक बेहतर लाइफ का अपना मुस्तकबिल भी देख रहे हैं। तो लोग जाना चाहते हैं जिन्होंने 20 बरस तक कारजाई और अशरफ गनी गवर्नमेंट का और अमेरिकन के साथ ताउन करके तालिबान के खिलाफ इन ताकतों से ताउन किया, तो वो अप्रीहेंसिव हैं। एयरपोर्ट पे जो हालात नजर आ रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। उस वक्त नजीबुल्लाह को चौक में लटका दिया गया था। आज अशरफ गनी खामोशी से निकल गए हैं। इन्होंने आके आम मुआफी का ऐलान किया है। अभी उन अपने जो टेलीविजन है उससे वो ऐलान कर रहे हैं कि लोग काम रहें, जो अनवांटेड लोगों के हाथों में असलहा है वो उसको वापस ले रहे हैं और लाइफ को वो नामल चलने दे रहे हैं। इस वक्त भी काबुल के अंदर ट्रैफिक और ये सब कुछ नामली चल रहा है। जनरल साहब, एक और जो पॉइंट है जिसके ऊपर कई तज्जियाकार जो हैं वो सोच विचार कर रहे हैं वो ये है कि इस सारी तब्दीली का स्पिल ओवर इफेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर आएगा, खासतौर पे बॉर्डर एरियाज के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर, वो किस तरह देखते हैं आप? इसके क्या असरात होंगे? मेरे ख्याल में असरात पॉजिटिव ही हो सकते हैं, नेगेटिव की तवक्को नहीं है और खुदा न करे कि वो नेगेटिव हों, क्योंकि वहां से शरारत हो कहां से रही थी। वहां अशरफ गनी गवर्नमेंट हमें मुर्द इल्जाम ठहरा रही थी और हम सब ने देखा कि उसने इमरान खान साहब की मौजूदगी में 10,000 ट्रेंड फाइटर्स अंदर भेजने का इल्जाम लगा दिया। इंडिया को एक स्पेस मिली हुई थी और वो मुसलसल हम पर इल्जाम लगा रहे थे। CIA भी डुप्लीशियस था, वो कभी हम पर इल्जाम लगाते थे, कभी शुक्रिया अदा करते थे और कभी सेफ हेवंस का ताना देते थे। तो उस सारे गौब में उनको एक स्पेस मिली हुई थी पाकिस्तान के अंदर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वसातत से और जो डिस्प्लेस्ड बलोच हैं उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी करने के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ था। तालिबान ने जो सारी दुनिया को जमानत दी है और आज जो वो पाकिस्तान में भी आए हुए हैं, उन्होंने ये जमानत दी है कि हमारी सरजमीन किसी भी रीजनल या इंटरनेशनल कंट्री के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं उनमें इतनी ताकत और प्रोग्रेस है कि वो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। जब सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो हमारा अफगानिस्तान के साथ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनका अमन, उनकी तिजारत हमारे साथ मुंसलिक है, हमारी उनके साथ मुंसलिक है। और फिर जिस तरह रीजनल कंट्री, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ले लें, CPEC के जो एक आगे एक्सटेंशन है, या रूस का CPEC तक आना, सेंट्रल एशिया का अफगानिस्तान से गुजर के आना, ये तमाम इतनी अच्छी नवीद है अफगानों के लिए कि वो अभी जिस तरीके से उन्होंने
तालिबान के साथ ताउन भी किया, उसके पीछे भी मुझे ये चीज नजर आती है कि वो अभी अमन चाहते हैं। 40 बरस जंग बहुत हो गई और मुल्ला अखुंज़ादे की ये स्टेटमेंट कि हम अफगानों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए आए हैं, मेरे ख्याल में दिस इज ऑल गुड न्यूज, अनलेस हालात इसको रिवर्स कर दें तो उस वक्त तक हमें स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए। और जनरल साहब, अगर इस सारे मामले के अंदर भारत के हवाले से बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में डिबेट जो है वो इनकम्प्लीट रहती है। इसको किस तरह देखते हैं? भारत ने बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की पिछले 10-15 साल के अंदर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन अब इस तरह लगता है कि वो इस पूरे इक्वेशन से जो है वो बाहर निकल चुका है। कितना बड़ा ये फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर रहा भारत के लिए पिछले 10-15 साल के अंदर? भारत ने 3 बड़ी गलतियां की। पहली बात यह है कि उन्होंने तमाम एग्स एक बास्केट में डाले, वो एंटी तालिबान ही रहे और अशरफ गनी और कारजाई हुकूमत के साथ उनका ताउन रहा। उनको उन्होंने मिलिट्री एड भी दी, ट्रेनिंग भी दी, हेलीकॉप्टर्स भी दिए, सब कुछ उनको दिया और वो बहुत खुश थे कि शायद तालिबान अमेरिका की मौजूदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो एक तरफ वो अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर रहे थे, दूसरी तरफ वो अफगान हुकूमतों के साथ बैठे थे और तालिबान को अंडरडॉग समझते हुए उन्होंने उनके खिलाफ जंग की। उसकी वजह अजीत डोवाल जो हु इज कॉलिंग द शॉट्स या नरेंद्र मोदी है, इन्होंने वो जो काबुल का जहाज अगवा हुआ था, कंधार अगवा होकर हिंदुस्तान से आया था, उस चीज के बाद तालिबान से रिवेंज करने की एक ठान ली थी जो एक नेगेटिव सोच थी, जबकि रूस ने डिफीट के बावजूद उनसे ताल्लुकात एस्टेब्लिश किए। अमेरिका आज भी उनके साथ बातचीत कर रहा है, बल्कि उन्हें व्हाइट हाउस आने की दावत भी दी जो मटेरियलाइज नहीं हुई है, उनके साथ डायलॉग भी किए। तो इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया ने इसी में आफियत जानी कि हम अमेरिका और अशरफ गनी गवर्नमेंट के होते हुए इस सरजमीन में इन्वेस्टमेंट भी करें और इसको असल में प्लेटफॉर्म यूज करें एंटी पाकिस्तान टेररिज्म के लिए, एंटी पाकिस्तान कार्रवाइयों के लिए। अब वो चीज फायर बैक कर गई है। अब जब तालिबान आए हैं तो उन्हें पता है कि उनके साथ इंडिया ने कोई खैर सगाली का राब्ता नहीं रखा, बल्कि उनके साथ राब्ता सिरे से था ही नहीं। तो जब वो उनके साथ 20 साल इन कम्युनिकेशन नहीं रहे तो ये उनका एक स्ट्रेटेजिक और प्लानिंग का फेलियर है और अब उन्हें इसकी कीमत अदा यूं करनी पड़ेगी कि खुद अमेरिका ने उन्हें डायलॉग टेबल पे नहीं बिठाया। एक्सटेंडेड ट्रॉयका में रीजन का सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद उनकी कोई शमूलियत नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक हुआ है उनको अपनी नालायकी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी मामले पे मजीद बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन सलीम साफी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। साफी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साफी साहब, पिछले 24 घंटे में सर जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं काबुल के अंदर, हमने जो कुछ भी देखा है, एक कंफ्यूजन का समा पाया जाता है। अफगानिस्तान के अंदर भी ऑब्वियसली वहीं पे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारी पॉलिसीज कम से कम क्लैरिटी की तरफ हैं? आज एक बड़ा अहम इजलास भी हुआ तमाम स्टेक होल्डर्स का। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम इस अफगानिस्तान के इस इशू के हवाले से एक क्लैरिटी है? नहीं, असल में एक तो ये कि हम पिछले 20 साल से कंफ्यूजन की हमें आदत पड़ी थी, क्योंकि एक तरफ हम नेटो के इत्तेहादी थे और दूसरी तरफ हमारी हमदर्दियां तालिबान के साथ भी थी और हमारे मुल्क के अक्सर तबकात जो थे वो अमेरिका की शिकस्त के भी मुतमन्नी थे। फिर इस वक्त भी एक मखमसे से हम यूं दो चार हैं कि जो तालिबान का जो कुछ हुआ, अभी जिस तरीके से फतूहात हुई, वो पाकिस्तान के लिए भी सरप्राइजिंग थी और कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी मैदान में थी कि शायद अमेरिकन खुद उनको दोबारा लाना चाहते हैं। लेकिन अभी एक जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है वो एक तो ये है कि क्या तालिबान अभी जो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल सलूशन की तरफ जाएंगे, उस कमिटमेंट को वो पूरा करेंगे या नहीं। दूसरा, जो ये तासुर वो दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया और पाकिस्तान के साथ तो उनके जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, मुल्ला बिरादर हैं और इस तरह के लोग हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हम माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो ये भी एक मखमसा है कि क्या वो फील्ड कमांडर उनके जो हैं वो इस वादे को पूरा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो मखमसा एक तो ये है। दूसरा फिर ये कि पाकिस्तान तो जाहिर है कि हर हवाले से मुतासिर भी होगा, तो अब उनके तस्लीम करने का मामला होगा
کہ اگر طالبان اسی طرح قابض رہتے ہیں اور پولیٹیکل سلوشن نہیں نکلتا تو اس صورت میں پاکستان ان کی حکومت کو تسلیم کرے یا نہ کرے. تو یہ تو وہ مخمسے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں ڈبل سگنلز ملتے ہیں. اور آج جو اجلاس ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کلیئرٹی آتی ہے یا نہیں, کیونکہ اس کے بعد جو نیشنل کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے اس کے بعد سٹیٹمنٹ ہی سے پتہ چلے گا کہ کیا کلیئرٹی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اچھا صافی صاحب, آپ اس خطے کے حوالے سے کافی ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں, آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی ہے طالبان میں, 90s کے طالبان میں اور اس مرتبہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے؟ دیکھیے سوشلی تو کچھ حوالوں سے وہ تبدیل ہوئے ہیں. مثلا اس سے پہلے وہ تصویر کو بھی حرام سمجھتے تھے, ٹی وی کو بھی انہوں نے بین کیا تھا, لیکن پچھلے سالوں میں ان کے جنگ کا بھی اور ابھی بھی ویڈیو اور تصویر ان کے پروپیگنڈے کا اور اسٹرگل کا ایک اہم ٹول رہا ہے. اسی طرح پچھلے دور میں وہ نہ صرف یہ کہ داڑھی پہ اصرار کرتے تھے بلکہ بڑی داڑھی پہ اصرار کرتے تھے. ابھی تک انہوں نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں ایسا نہیں کیا ہے, لیکن پولیٹیکلی ان کے ہاں زیادہ لچک ابھی تک میں نے نہیں دیکھی ہے, کیونکہ وہ امارت اسلامی کی بحالی پہ ابھی تک اصرار کر رہے تھے. اور امارت اسلامی کی بحالی کا مطلب پھر یہی ہے کہ اس میں پھر جمہوریت کا یا پھر باقیوں کے ساتھ شرکت اقتدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے کچھ وعدے نبھائے بھی ہیں. مثلا امریکن کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ صوبوں کو قبضہ نہیں کریں گے, اس لیے صرف اضلاع کو قبضہ کرتے رہے. لیکن اب کابل کے بارے میں ایک دن پہلے انہوں نے جو کچھ کہا تھا تو کل اس کے برعکس ہوا, اور وہ کابل کے اندر یہ جواز بتا کے کہ وہاں پہ جو گڑبڑ ہو رہی تھی اس لیے ہمیں اندر جانا پڑا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ آگے نبھاتے ہیں یا نہیں, اور پھر یہ کہ فیلڈ کمانڈروں میں اور ان کے پولیٹیکل فیسز میں ہم آہنگی آتی ہے یا نہیں. اور صافی صاحب اس میں ظاہری بات ہے پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کچھ اس پہ بھی ذرا میں بات کرنا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ظاہری بات ہے ان کمپیریزن ٹو اشرف غنی گورنمنٹ جو ہے کافی حد تک اینٹی پاکستان تھی, اور طالبان کے یہاں پر آنے کے بعد کئی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے وہ بہت زیادہ خوشائند چیز ہے. کتنی خوشائند چیز ہے اور یا ہے بھی یا نہیں, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور ایک نئی اپرچونٹی بھی ہے, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں نہ ماتم ہونی چاہیے اور نہ اس پہ جو ہے بغلے بجانی چاہیے. کیونکہ اب اگر پولیٹیکل سلوشن کی طرف معاملہ جاتا ہے اور طالبان ایک انکلوسیو گورنمنٹ پہ تیار ہوتے ہیں اور افغانستان میں امن آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے اس سے پھر بہتر اور خوشی والی بات کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پہ پولیٹیکل سلوشن نہیں نکلتا اور خانہ جنگی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے آج جو امریکی پریزیڈنٹ کا حشر اپنی میڈیا میں ہو رہا ہے اور برطانوی پرائم منسٹر کا جو حشر ہو رہا ہے تو وہ پھر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنائیں گے. اور ہماری اس حکومت نے پچھلے سالوں میں اکنامکلی اپنا سارا ڈیپینڈنس پھر آئی ایم ایف اور اس طرح کے اداروں پہ بنا لیا ہے. تو ایک تو وہ قیمت پاکستان کو چکانی پڑے گی. اسی طرح طالبان اگر ماضی کو دہراتے ہیں اور وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے یا اور کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پاکستان کو بلیم کیا جائے گا. پھر تیسری بات یہ کہ ٹی ٹی پی سے متعلق وہ کیا رویہ اپناتے ہیں. اگر ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر تو پھر ماضی سے بھی بڑا ادم مچے گا. تو اس صورت میں تو یہ پاکستان کے لیے پھر بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. ہاں اگر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا. سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا آپ نے تجزیہ سنا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد افغانستان میں بدلتی صورتحال پر کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. افغانستان کی صورتحال پہ ہی مزید بات کریں گے. اس وقت ماہر امور خارجہ مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین بھی ہیں سینٹ کی فارن افیئرز کمیٹی کے. مشاہد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مشاہد صاحب واسٹ ایکسپیرینس افغانستان کے حوالے سے اور ڈپلومیٹک افیئرز کے حوالے سے. سو واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان دی لاسٹ 24 آورز, جو کچھ بھی ہوا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ پاکستانی پرسپیکٹو میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟
پہلے بات ہے کہ یہ سب کے لیے بہت حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اتنی تیزی سے جس طرح حکومت کا خاتمہ ہوا اور طالبان نے پرامن طریقے سے مزاحمت کے بغیر قبضہ کیا, یہ کسی کو امید نہیں تھی. میرے خیال میں طالبان کو خود بھی شاید اتنی امید نہیں تھی. دوسری بات ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے پرسپیکٹو سے جو ایک ہمیں خوف تھا یا ورسٹ کے سیناریو تھا کہ کہیں نئی خانہ جنگی نہ بن جائے, خاص طور پہ لسانی قوتوں کے ساتھ اور دوسرے گروہوں کے ساتھ, تو یہ ایک ورسٹ کے سیناریو اوائڈ ہوا ہے. طالبان بھی لگتے ہیں کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھا ہے, وہ بھی پھوک پھوک قدم لے رہے ہیں اور ان کے بیانات اور ان اقدامات بھی ابھی تک اس قسم کے نہیں جو ماضی کے جب ان کی حکومت تھی. اور پاکستان نے بھی جو انیشیٹوز لیے ہیں وہ ڈپلومیٹک بھی ان کی ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں. ہمارے 2-3 بیسک کنسرنز کہہ لیں یا خدشات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی وحدت اور سالمیت اس پر کوئی آنچ نہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک پرامن طریقے سے انتقال اقتدار آئے جس میں ایک انکلوسیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو, جس میں سارے گروہ شامل ہوں, ساری سوچ کے لوگ شامل ہوں. اور اچھی بات ہے کہ کارزائی صاحب, حکمت یار اور عبداللہ بات کریں طالبان سے. اور تیسری اور سب سے اہم بات ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے عدم استحکام کے لیے استعمال نہ ہو, جو حال ہی میں استعمال ہوتی رہی ہندوستان کے ذریعے. اچھا مشاہد صاحب, یہ جو آپ نے دہشت گردی کی آپ نے بات کی, اس وقت ظاہری بات ہے بات آتی ہے تحریک طالبان پاکستان کی, اور ان کے بارے میں متضاد رپورٹس ہیں. اوبیسلی جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں بڑی سکیچی ہیں جو کابل سے آ رہی ہیں, لیکن یہ بھی رپورٹس آئیں کہ ان کے جو افراد جن کو گرفتار کیا گیا تھا, جو جیلوں میں بند تھے, وہ بھی رہا ہو چکے ہیں. کتنا بڑا میٹر آف کنسرن ہے پاکستان کے لیے, اور کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس وقت طالبان سے اس پوائنٹ کے اوپر کوئی ڈیمانڈز کر سکے؟ دیکھیں جی, یہ پاکستان کے لیے اولین ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے, پیراماؤنٹ انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں آپ, ٹیررزم کی بات. کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی 26 جولائی کو, افغانستان میں موجود اس وقت 12,000 بیرونی دہشت گرد ہیں, جس میں 6,000 یا 6,500 کا تعلق TTP سے ہے جو پاکستان دشمن تنظیم ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ آج کا جو واقعہ آپ نے بیان کیا واقعی وہ ہے شاید افراتفری میں ہوا, تو ہم امید رکھتے ہیں کہ جب کوئی آرڈر آئے گا یا کوئی بات ہوگی تو اس میں ہم گارنٹیز مانگیں گے طالبان سے, جس طرح ایران نے لی ہیں, چین نے لی ہیں اور روس نے لی ہیں جب افغان طالبان کا وفد تہران گیا, ماسکو گیا اور بیجنگ گیا پچھلے مہینے. تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کیونکہ اگر بارڈر سیکیور نہیں ہوگا تو پھر افغانستان کا جو عدم استحکام ہے وہ پاکستان میں بھی آئے گا اور اس میں حالات کشیدہ ہو جائیں گے. تو پاکستان بات کرے گا ضرور ان سے. اچھا, دوسری بات مشاہد صاحب, اوبیسلی اس سارے سیناریو کو جو ہے وہ 90s کے اس ٹیک اوور کے ساتھ جو ہے وہ ایک کمپیئر کیا جا رہا ہے, لیکن اس مرتبہ ایک ڈفرینس یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کی جانب سے جو ہے وہ ایک ایکسیپٹنگ پوسچر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے فار دا طالبان ود دا پیسج آف ٹائم. اوبیسلی اس کو بھی وہ لوگ بھی ابھی اسیس کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے اس وقت کیا امپورٹنٹ ہے, جو بھی کوئی قدم اٹھایا جائے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ سنکرونائزڈ ہونا چاہیے, یا پاکستان کو ایک الگ اپنی لائن اپنانی چاہیے اس معاملے پہ؟ دیکھیں جی, نہ 1990s کا افغانستان ہے, نہ 1990s کا پاکستان ہے, یہ نہ 1990s کا یہ خطہ ہے. افغان طالبان سے اب امریکہ نے باقاعدہ معاہدہ کیا 29 فروری 2020 کو, اور افغان طالبان سے اب حکومتی سطح پر جتنے انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں اور علاقائی قوتیں ہیں جس میں آپ نے ذکر بھی کیا, چین اور روس اور ایران, وہ سب ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو ایک تبدیلی تو آ چکی ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اپروچ ہونی چاہیے وہ ریجنل کنٹری سے مل کے ہونی چاہیے. پچھلی دفعہ ہم نے ایک پالیسی جسے انگریزی میں کہتے ہیں گو اٹ الون پالیسی تھی, اور صرف ہم تھے اور سعودی عربیہ تھا, UAE تھا جنہوں نے تسلیم کیا, اور ہم تھوڑے سے تنہا رہ گئے. ابھی ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے میرا مراد جو ہے کور ممالک جو ہیں اس خطے میں, اس علاقے میں, جس میں چین, روس, ایران, ترکی اور وسطی ایشیا کی ریاست جو افغانستان سے بارڈر بھی کرتی ہیں, جس میں تاجکستان, ترکمنستان, ازبکستان شامل ہیں. تو ان کو ساتھ لے کے چلیں, اور ایک مشترکہ موقف ہو چاہے افغانستان کی ٹرانزیشن کے لیے اور نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے, تو وہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی.
मुशाहिद साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान, ये बताइए कि इस मरतबा एक डेवलपमेंट ये भी देखी गई कि आर्मी चीफ की जानिब से और DGISI की जानिब से इस मामले के ऊपर चंद हफ्ते पहले एक पूरी ब्रीफिंग दी गई थी, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल एंड के ऊपर जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें अपोजिशन लीडर्स भी शामिल हो, इस सारे मामले के ऊपर अगवान ये जो भी प्रॉब्लम है, आपके ख्याल में इस वक्त जितनी भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर ऑल ऑन बोर्ड एंड डिसाइडिंग ऑन द होल थिंग टुगेदर? देखिए जी, उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था और मैंने देखा कि वो काफी जामे ब्रीफिंग थी, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी और उसमें बड़ी खुल के तफसीली बात की जनरल फैज ने, DGISI ने, और जवाबात जनरल कमर बाजवा ने दिए, वो भी खुल के दिए। और क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, गोगे ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान में बातचीत सब छप जाती है, लेकिन खुल के बात हुई। तो मेरे ख्याल में बाय एंड लार्ज ऑन द होल जो कॉन्टूर्स हैं हमारी पॉलिसी के लिए, उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हुकूमत हो, वो ऑन बोर्ड है कि हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या मफादात हैं और हम किस सिमत पर है। उसमें छोटी मोटी टेक्निकल डिटेल्स पर फर्क हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जैसे कश्मीर है, CPEC है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस पर भी एक ब्रॉड इत्तेफाक राय है। मुशाहिद साहब, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने मजबूरी तौर पर आपको इस पे रिपोर्ट भी किया, आपको बताया कि काबुल के अंदर क्या हो रहा है, और माहिराना तबसरे और तज्जिए भी इस मामले के ऊपर हमने आपके साथ शेयर किए। आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी अफगानिस्तान के अंदर जो बदलती सूरत हाल है, इस पर हम आपको खबरें भी देते रहेंगे, तबसरे और तज्जिए भी शामिल करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।